हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बच्चों, इस चैप्टर को एक अहम भूमिका आपको निभाना पड़ेगा। इस चैप्टर में इस चैप्टर को आपको रिलेट करना होगा कि हमारा जो बॉडी फंक्शन है, हमारा जो बॉडी कोई भी काम करता है या किसी कोई भी बीमारी होता है, कोई भी पेशेंट अगर कोई भी बीमार है तो फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको कैसे बचाव किया जाएगा, तो ये चीज हमको जानना होगा। आज हम इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन, बहुत बेसिक से हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे एक्चुअली में हेल्थ होता क्या है और किसी भी इंसान को हेल्थ क्या चीज से इफेक्ट हो सकता है। इसमें हम आपको बताएंगे साइन और सिम्टम का मतलब क्या होता है। जब डॉक्टर आपसे, मान लीजिए आप अभी डॉक्टर बन गए और आप क्लिनिक पे बैठे हुए और आपके पास कोई पेशेंट आएगा, अपना बीमारी बतलाएगा कि सर हमको बुखार है, हमको जो है ना सर्दी है, हमको जो ऐसा ऐसा, मतलब जो भी चीज वो बोलेगा तो डॉक्टर अपने वर्ड में उसको नोटिस करेगा, अपने माइंड में वो चलाएगा कि एक्चुअली में इसको हो क्या जाएगा, इसको क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जो डॉक्टर समझा है उस चीज को बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे हम लोग? साइन। जो चीज डॉक्टर आपने जो चीज बोला, एक्चुअली में डॉक्टर उस चीज को नहीं ग्रहण करता है, वो एक्चुअली में अपने भाषा में इसको समझने का कोशिश करता है कि इस इंसान को हो क्या सकता है। तो आपने जो चीज बोला उसको बोलेंगे सिम्टम। क्या बोलेंगे? सिम्टम बोलेंगे। और डॉक्टर अपने भाषा में जिस चीज को समझा है उसको बोलेंगे साइन। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे हेल्थ के बारे में, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में, हिप्पोक्रेट्स के बारे में, विलियम हार्वे के बारे में। ये सब कौन थे? ये सब बहुत अहम भूमिका है हमारे हेल्थ के प्रति। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो प्रतिदिन कई बैक्टीरिया से फाइट करता है, कई वायरस से फाइट करता है, कई पैथोजन से फाइट करता है, तो एक्चुअली में हमारे बॉडी में है क्या, ऐसा क्या खासियत है जो हमारा बॉडी फाइट कर सकता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक बार बताओ, हेल्थ हेल्थ आखिरकार क्या होता है? तो जब पुराने टाइम की जो बात है, एंशियंट टाइम की जो बात है, उस टाइम पे ऐसा मिसकंसेप्शन था, ऐसा बातें थी। जो हिप्पोक्रेट्स आप लोग सुने होंगे, फादर ऑफ मेडिसिन। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको हिप्पोक्रेट्स की ओथ लिया जाएगा, हिप्पोक्रेट्स के बारे में बतलाया जाएगा। एक्चुअली में हिप्पोक्रेट्स कौन है बच्चों? तो फादर ऑफ मेडिसिन। तो उनके अकॉर्डिंग और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हेल्थ होता है ना बाबू, वो एक्चुअली में बिगड़ता क्यों है? हमारे बॉडी में जो ह्यूमर्स होते हैं उसके बैलेंस, अगर हमारा पास हमारे बॉडी में जो कुछ ह्यूमर्स हैं अगर वो बैलेंस है तो हमारा हेल्थ नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ह्यूमर्स का अनबैलेंस होगा, ह्यूमर अगर अनबैलेंस होता है तो मेरा हेल्थ बिगड़ सकता है। ये कहना था हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का। अब इसमें इन्होंने एक बात और बताई जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक वाइल का काउंट अगर ज्यादा है, ब्लैक वाइल अगर ज्यादा हो गया तो वो पर्सन बिलोंग करेगा हॉट पर्सनैलिटी से और उसको होगा फीवर। तो ये कहना था उस टाइम में कि किसी पर्सन के पास अगर ब्लैक वाइल ज्यादा है, ब्लैक वाइल का मतलब कंपोजिशन ज्यादा है, ब्लैक वाइल ज्यादा मात्रा में बन रहा है, इसका मतलब उस इंसान को होगा फीवर। तो इसको डिस्प्रूव कौन किया? विलियम हार्वे साहब, जो कि ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरर है। जो कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवरी किया कौन? विलियम हार्वे। चलिए हम लोग इस कथन को समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मेरे को जानकारी क्या सब दे रहा है। सबसे पहला टॉपिक, हेल्थ। तो बच्चों, पुराने टाइम में हेल्थ को कैसे बताया गया? तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लो कि कोई इंसान है, ये कोई ह्यूमन है। अब इस ह्यूमन के पास मान लो ब्लैक बाइल अगर ज्यादा है, ब्लैक वाइल अगर ज्यादा है तो ब्लैक वाइल ज्यादा होने के वजह से, ब्लैक वाइल अगर ज्यादा है तो इसको होगा फीवर। क्या होगा? फीवर। ये कथन था हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का कि अगर किसी पर्सन के पास ब्लैक वाइल का काउंट ज्यादा है तो ये ब्लैक वाइल ज्यादा है तो ये बिलोंग्स करेगा
बिलोंग्स, हॉट पर्सनैलिटी, हॉट पर्सनैलिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को हम लोग बोलते हैं गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस, हाइपो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को बोलते हैं। अगर किसी ह्यूमन, अगर किसी पर्सन के पास ब्लैक वाई अगर ज्यादा है तो वो उसको फीवर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बिलोंग्स करेगा हॉट पर्सनैलिटी से। ऐसा कथन था हमारा, किसका किसका कथन था बाबू? हिप्पोक्रेट्स, नाम लिखो, हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इंडियन वेदा, इन दोनों का यह कथन था कि अगर किसी इंसान के अंदर ब्लैक वाइल अगर ज्यादा होगा तो उसको फीवर होगा। क्या होगा? फीवर होगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए समझ गए? कौन है माइक? तो ये चीज याद रखोगे। अब जैसे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, जैसे ही नया नया डिस्कवरी होता रहता है, तो आगे चल के पता क्या चला, हेल्थ के बारे में क्या पता चला? डिस्कवरी हुआ ब्लड सर्कुलेशन। क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कौन किया बाबू? ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कौन किया? विलियम हार्वे। कौन किया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है डिस्कवरी किया। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया। ठीक है ना सर? समझ गए? विलियम हार्वे साहब, नया नाम आया, विलियम हार्वे। अब इन्होंने, विलियम हार्वे ने क्या किया? डिस्प्रूव्ड किया। डिस्प्रूव्ड किया तो किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। किसको डिस्प्रूव्ड किया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, टीएचएच को, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव्ड किया। कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। डिस्प्रूव्ड किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के हेल्प से इन्होंने डिस्प्रूव्ड कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, और बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लो किसी पर्सन, कोई आदमी ले लिया, कोई पर्सन था, इस पर्सन में ब्लैक वाइल जो था, ऐसा ब्लैक वाइल का संख्या था ज्यादा, और अगर ऐसा पर्सन ले लिया ब्लैक वाइल का संख्या ज्यादा था और इसको थर्मोमीटर लगा के चेक किया तो इसको कोई फीवर था ही नहीं, इसको कोई फीवर था ही नहीं। मतलब क्या? मतलब ये कि हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन में ब्लैक वाइल ज्यादा होगा तो क्या वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है? जी सर करता था। क्या उसको फीवर था? जी सर था। लेकिन विलियम हार्वे साहब जब थर्मोमीटर से चेक किए, अगर वैसे पर्सन को लिए जिसमें ब्लैक वाइल का संख्या ज्यादा था, ब्लैक वाइल ज्यादा था, तो उसको कोई फीवर था ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बउआ? गुड। एच का मतलब क्या होता है? ह्यूमर। और एच का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस। ऐसे करके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का एकदम निगलेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखना, हिप्पोक्रेट्स कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन। अभी भी जब तुम एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तो जब से ही तुम्हारा एडमिशन फर्स्ट ईयर में आओगे, पहला क्लास होगा, तो तुमको हिप्पोक्रेटिक ओथ लिया जाएगा, मेरे पेशेंट को कैसे इलाज करना है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग हेल्थ पे। क्या पढ़ेंगे बउआ? हेल्थ। अब दीजिए हेडलाइन, हेल्थ। सर ये हेल्थ क्या होता है? अब कभी कभी देखे हो, मान लो किसी को हेल्दी बोलेंगे, किसी इंसान को बोलेंगे हेल्दी। कब बोलेंगे रे बउआ? किसी इंसान को बोलेंगे, किसी इंसान को बोलेंगे हेल्दी। हेल्दी कब बोल सकते हैं? अब तुम देख रहे हो तुम्हारा दोस्त बोलेगा अरे यार ये तो बहुत हेल्दी है, तुम्हारे पिताजी बोलेंगे या माताजी बोलेंगे कि हेल्थ हेल्थ अपने हेल्थ को मेंटेन करो, तुम हेल्दी बनो। तो ऐसा नहीं, कोई हेल्दी बनने का मतलब ये होता है कि मेरा शरीर एकदम थोड़ा सा तंदुरुस्त रखो, हाँ वो हेल्दी कहलाएगा। नहीं, सिर्फ एक
चीज एक निगाहों से देखोगे तो उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। हेल्थ मेडिकल साइंस के टर्म में हेल्थ को 3 टर्म में डिसाइड किया गया है। मेडिकल साइंस ने हेल्थ को 3 बातें बोली है, अगर ये 3 बातें फॉलो कर रहा है कोई इंसान तो वो हेल्दी है, अदरवाइज नहीं है। क्या मेरा बात समझ रहे हो? सिर्फ एक्सरसाइज करना, सिर्फ अपने बॉडी को मेंटेन रखना, ये हेल्थ नहीं होता है। क्लियर है ना? तो मेडिकल साइंस हेल्दी के बारे में क्या बोला? मेडिकल साइंस बोला हेल्दी वही हो सकता है तो ये 3 बातें फॉलो करेंगे। कौन से 3 बात सर? देखिए आपके बोर्ड पे है। पहला बात बताइए, फिजिकल क्या होगा? फिजिकल वो फिट रहेगा, फिटनेस, फिजिकली फिट रहेगा वो। क्लियर है? जी सर, एकदम डोले वोले है, एकदम एक्सरसाइज कर रहा है। फिजिकल फिट मतलब एक्सरसाइज योगा वगैरह करता है, तो फिजिकल फिटनेस होगा पहला, तो हेल्दी होने का निशानी। दूसरा, मेंटली वो सही होगा, पागल तो नहीं है, मेंटली वो फिट होगा, मेंटली फिट होना चाहिए। क्लियर है? और सोशली, तरह क्या है? सोशली वेलबींग, सोशली वेलबींग, सामाजिक। अब हमारे सोसाइटी में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या वर्ताव है, हम कैसे किसी से व्यवहार करते हैं, हम सोसाइटी में कूड़ा कचरा क्या कहीं भी फेंक देते हैं, ये मेरा सोशली वेलबींग्स होना अच्छा चाहिए। क्लियर है ना बाबू? तो ये अगर तीनों है तुम्हारे पास तो तुम एक हेल्दी पर्सन हो, एक हेल्थ का निशानी जीता जागता सबूत हो। अगर ये तुम्हारे पास इसमें से कोई एक भी गुण नहीं है मतलब तुम हेल्दी नहीं हो। लिख के रख लो, मेडिकल साइंस ये कह रहा है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है, मजा आ गया। तो याद रखना, अगर कोई चीज हेल्थ है, हेल्थ के बारे में तुम्हारा एनसीईआरटी बोल रहा है हेल्दी क्या, हेल्दी का निशानी है कि फिजिकली फिट रहोगे, तुम फिजिकली फिट रहोगे। क्लियर है? दूसरा, तुम मेंटली फिट रहोगे, मानसिक तौर पे तनाव तो नहीं है, टेंशन में नहीं ना हो, डिप्रेशन तो नहीं ना है यार। चलिए, उसके बाद सोशली तुम सामाजिक तौर पे तुम्हारा क्या वर्ताव है, तुम्हारे बारे में क्या कोई लोग सोच रहे हैं, तुम किसी को या अपने फायदे के लिए, मान लो कि घर का कूड़ा कचरा रोड पे आके अपने सोसाइटी में आके फेंक देंगे कहीं भी, तो ये एक निशानी नहीं कि सोशली हम सही है कि नहीं है। मेरे को हर एक ये तीनों एस्पेक्ट अगर मेरे पास है, ये तीनों एस्पेक्ट अगर हम फॉलो कर रहे हैं मतलब हम हेल्दी है। चलिए सर, अब एक बात बताओ तो बउआ, एक बात बताओ तो, क्या क्या हेल्थ को कौन इफेक्ट कर सकता है? हेल्थ को कौन इफेक्ट कर सकता है? बीमार तुम कब पड़ते हो? बीमार कब पड़ते हो ये बताओ? बीमार हम तब पड़ते हैं ना जब मेरे को कोई डिजीज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बीमार तब पड़ते हैं ना, डिजीज। अब नया टर्म आया, डिजीज क्या होता है? तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है साइन, एक वर्ड है सिम्टम। क्लियर है? समझ गए? तो ये साइन और सिम्टम का मतलब समझ गए। चलिए, अब आते हैं हम लोग सिम्टम क्या होता है? पेशेंट टेल्स, पेशेंट पेशेंट जो चीज बोलता है उसको सिम्टम बोलते हैं, और एक डॉक्टर सी, और जो एक डॉक्टर जो चीज देखेगा उसको हम लोग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। क्लियर है? अब आते हैं डिजीज। तो डिजीज क्या होता है? जैसे मान लो हमको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, हमने छींका और उससे बगल वाले को भी हो गया, हो सकता है ना सर? हो सकता मान लो मेरे को एड्स है, और कैसे फैलता है ये भी हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे बीमारी है जो फैलते हैं और कुछ ऐसे बीमारी है जो फैलते नहीं है। जैसे कैंसर, हमारा कैंसर एक मतलब डेथ करा सकता है, एक ऐसा बीमारी है, वो एक नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो इन्फेक्शियस जो फैल सके और नॉन इन्फेक्शियस जो ना फैले। तो डिजीज ना बउआ 2 प्रकार का होता है, एक होता है NI नॉन इन्फेक्शियस, एक होता है आई इन्फेक्शियस। अब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मान लो कोई तुमसे पूछेगा कि डिजीज कैसे कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं रे बउआ? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं रे बउआ? पैथोजेन। क्या बोलते हैं? पैथोजेन। तो डिजीज तो अपने आप नहीं होगा, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजेन। क्या बोलते हैं? पैथोजेन। क्लियर है?
तो या तो वो पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, या तो वो पैथोजन वायरस हो सकता है, या तो वो पैथोजन फंगी हो सकता है, या तो वो पैथोजन प्रोटोजुआ हो सकता है, या तो वो पैथोजन हेलमेंथिस हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ मेंशन है। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग? पैथोजन। तो ये चीज माइंड में रखोगे। नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हो तुम, तुम्हारे पास समय बहुत कम है अभी। अभी मेरा ये एक तरह का एक कि हम लोग फुल कोर्स लॉन्च कर, टाइम दे करके अगर पढ़ाना रहता तो हम भी 10 लेक्चर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेने को 10 12 15 लेक्चर में खत्म करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। फिजिक्स भी कंटिन्यू चल रहा है, बायोलॉजी भी हम कंटिन्यू ले रहे हैं। अब बस आपका इतना काम है कि मन लगा करके पढ़ो, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि अभी अगर अगर इस टाइम का यूटिलाइज कर लोगे फिर मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। सिलेक्शन होना या ना होना ये दूर की बात है, हम मेहनत भी नहीं करेंगे ये तो अलग बात है ना। याद रखना कि मेरे मेहनत पे डिपेंड करता है कि मेरा स्कोर कितना जा सकता है। अब बहुत बच्चा ये होता है कि सर इतना लाख बच्चा बैठता है, मेरा एक सीट कैसे कंफर्म होगा? अरे भाई बैठने दो ना, तुम अपना मेहनत तो करो। तुम तो 600 650 नंबर लाने के प्रयास करो ना, उतना नंबर तुम लाओ ना। उसके लिए क्या करना होगा? दिन और रात मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होगा यार, एक बार बस सही से पढ़ लो। चलिए, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बाबू? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्लियर है? चलिए अब एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या होता है। हमने बताया नॉन इन्फेक्शियस में, एक हमने बताया कैंसर। क्या होता है? कैंसर। कैंसर क्या होता है रे बउआ? कैंसर होता है। और इन्फेक्शियस में तो बहुत सारा होता है, एक लिख लो जिससे फैटल मौत होगा। फैटल इन्फेक्शियस में फैटल डिजीज कौन है? एड्स। कौन है? एड्स। एड्स से मौत होगा। और नॉन इन्फेक्शियस में फैटल डिजीज है कैंसर। फैटल जिससे मौत हो सकता है, कैंसर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए आइए अपने एनसीईआरटी पे कूदते हैं। महासंग्राम का मतलब है कि मेरे को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वो सब कुछ पढ़ लेना है, तो मेरा नीट में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। 3 4 क्वेश्चन आता है तो आप तैयार बढ़िया से करो, ठीक है ना? चलिए आइए, तो देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का क्या पैटर्न है? जैसे कि कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, मनुष्य में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटीज है, होती ही है। इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही, बिल्कुल आ सकता है। एड्स बिल्कुल आएगा, एड्स और कैंसर मिलाकर के एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी। और ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज से एक क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, इस चैप्टर का वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन तो आएगा ही। क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो हम लोग डरेंगे नहीं और बिना डर किए सामना करेंगे। चलिए एनसीईआरटी माता खोल है, हमारे सामने है। अब इसको हम रीड करने का कोशिश करते हैं। बहुत बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। एक एक लाइन आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में एनसीईआरटी कह क्या रहा है। देखो बाबू, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस सर्टेन ह्यूमर्स। लिखा हुआ है ना, ह्यूमर्स के बारे में लिखा हुआ है ना। मतलब हमारा माइंड जो है, हमारे बॉडी जो है, उस पे हेल्थ डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में कुछ सर्टेन ह्यूमर्स होते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में हम अनहेल्दी है या हेल्दी है। ये कहना था हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का। देखो लिखा होगा, दिस वाज अर्ली ग्रीक थिंक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियर है? तो याद रखोगे तो लिख लेना, हमारे बॉडी में जो ह्यूमर्स होते हैं, सबसे पहला था ब्लैक बाइल। क्या था? ब्लैक बाइल। दूसरा जो ह्यूमर्स होते हैं बउआ, जो एनसीईआरटी नहीं लिखा है आपका, येलो बाइल। क्या होता है? येलो बाइल। क्लियर है? उसके बाद हम ब्लड को भी लिख सकते हैं, ब्लड भी कुछ ह्यूमर्स है। तो फाइनली पता है, विलियम हार्वे साहब कहेंगे कुछ भी नहीं, सिंपल एक ह्यूमन बॉडी में ह्यूमर्स है जिसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस किए कि एक्चुअली में ब्लड में होता क्या सब है, और ब्लड कैसे बैलेंस होगा, और ब्लड में एक्चुअली में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, आपको क्लियरली हम बता चुके हैं। जाकर के पढ़िएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। क्लियर है ना? चलिए आइए, तो क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी आपका कि इट वाज, देखिए एक ही थॉट दैट पर्सन ऑफ ब्लैक ऑयल, एक ही दिया हुआ आपके
एनसीईआरटी में ब्लैक वाइल, तो मेरे को यही जानना है। और जिसमें ब्लैक वाइल होगा पर्सनैलिटी वुड बी फीवर, मतलब पास होगा फीवर। अब देखो, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। अब कोई अगर पूछेगा कि ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कौन किया? विलियम हार्वे। उसके बाद अगर पहला क्वेश्चन, दूसरा सवाल कि अगर किसी के पास ब्लैक वाइल ज्यादा मात्रा में है, इसको होगा फीवर। ये एनसीईआरटी कह रहा है, ये अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स। ये क्या था? ये कौन कह रहा था? हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। उसके बाद कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड क्या रे बाबुआ? गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव्ड कौन किया? विलियम हार्वे। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कौन किया? विलियम हार्वे। इसके बाद अगर और आपको लिखना होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ब्लैक वाइल से फीवर होता है, ऐसा कोई यही तो है हमारा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। यही तो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और इसको डिस्प्रूव कौन किया बाबू? विलियम हार्वे साहब। और हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। तो आपको कोई पूछेगा कि बताइए फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं बाबू? हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ऐसे नहीं होता है, भी बोल दिया गया, ये फादर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी माता को, देखते हैं कि क्या सब ये बोली है। चलिए क्या है आगे देखिए। तो विलियम हार्वे साहब डेमोस्ट्रेट किए और देखे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विथ पर्सन ब्लैक वाइल, जिसके पास है थर्मोमीटर लगा है, तो डिस्प्रूव्ड कर दिए गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्लियर है? उसके बाद लेटर इन बाद में पता इन बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड एंड इन्फ्लुएंस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो कह रहा है, वही चीज कह रहा है कि लेटर बाद में चल के बायोलॉजी में मतलब मेडिकल साइंस में स्टेट किया गया कि माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम। हमारा मानसिकता, हमारा माइंड जो सोचता है वही होता है, जो सोचता है वही होता है। तो ये कंप्लीट हम लोग समझ गए। अब जानते हैं एक्चुअली में हेल्थ क्या होता है। तो क्या लिखा है? हेल्थ कैन इफेक्ट, हेल्थ कैसे इफेक्ट हो सकता है, हम लोग बीमार क्या हो सकते हैं, हेल्थ कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, अंडरलाइन करोगे। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? अनुवांशिकता। हमारे पेरेंट्स से हम लोग में हो जो बीमारी आएगा उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे को, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या होता है? डिफिशियंसी विथ सम ऑफ चाइल्ड बॉर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट which child inherit from parent birth with the child is born and deficiencies। मान लो कोई बच्चा पैदा लिया, उसको कोई चीज का डिफिशियंसी हो गया बाय बर्थ, तो कैसे हो सकता है? माता पिता से ही तो हो सकता है बच्चे में, इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? मान लो किसी बच्चे को डायबिटीज है, मतलब तो माता पिता से आया होगा, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलीसीमिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये चीज आपको जब जेनेटिक्स हम पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे एक्चुअली में जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे माता पिता से हम लोग में आया है जब जायगोट बना था। चलिए आगे, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस हो सकता है, इन्फेक्शंस रोज रोज हम लोग जो इस इन्वायरमेंट में दौड़ते हैं, हर दिन जब इस इन्वायरमेंट को सामना करते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं करता होगा, आपको वायरस इन्फेक्ट नहीं करता होगा, आपको फंगी इन्फेक्ट नहीं करता होगा, आपको प्रोटोजोआ नहीं करता होगा? करता होगा। लेकिन हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यूनिटी होता है जो हमारे सिस्टम हमारे बॉडी में, वो रक्षा करता है। हाँ, अगर उससे सक्षम नहीं होता है तो ही तो हम बीमार पड़ते हैं कि हाँ। तो हर दिन हमारा बॉडी फाइट करता है इन्फेक्शन से, हर दिन फाइट करता है और जीतता है तो ही हम हेल्दी होते हैं। अगर हार गया तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? बीमार पड़ जाएंगे, सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, इससे भी बड़ा बड़ा बीमारी होगा। ऐसा बीमारी होगा मान लो कि तुम जिंदा ही नहीं बचो, डेथ हो जाएगा, ऐसे बीमारी भी होती।
तो इसको मजाक में मत लेना, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लाइफ स्टाइल, रहन सहन। मान लो क्या, बचपन में हम लोग भी किए हैं, तो जाहिर सी बात है, एक ही टॉवेल में हम भी नहाते थे, मेरा भाई भी नहाता था, सब लोग नहा लेते थे एक ही टॉवेल में। लेकिन जैसे ही तुम इस मेडिकल साइंस की दुनिया में जब आओगे, जब तुम पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा यार काश ये नहीं किए रहते। उस टाइम में तो उस टाइम बीमारी फैलता है, इन्फेक्शियस फैलता है। हम क्या बोले, डिजीज दो प्रकार का होता है, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो फैलता है उस टाइम में। क्या मेरे को मेरे पिताजी को जो बीमारी होगा, जो मेरे भाई को होगा, वो मेरे में नहीं आया होगा, लेकिन हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, इसलिए हम बच गए। और ऐसे इसीलिए लोग कहता है कि यार प्लीज अपना टॉवेल, अपना शैम्पू, अपना सर्फ, अपना साबुन सब अलग रखें, अपना कपड़ा अलग रखें। लाइफ स्टाइल, क्या पता उनको कुछ बीमारी होगा, वही कपड़ा हम पहने हमको भी हो जाए कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसीलिए लाइफ स्टाइल, रहन सहन, एक्सरसाइज करना चाहिए बॉडी को, वाटर क्लीन पानी पीना चाहिए। अब कहीं का पानी, मान लो मैक्सिमम लोग करते हैं कि होटल में खाना खाए वहीं का पानी पी लिए, लेकिन आज तक ये गलती हम नहीं किए, मेरे से होता ही नहीं है। कहीं भी अगर मान लो कि पार्टी फंक्शन कहीं भी हो, या किसी के घर पे भी हो, या कहीं होटल भी कहीं भी हो, हम अलग से पानी पीते हैं, या अगर मिल जाए बाहर में बिसलरी का वगैरह वगैरह कोई बोतल हम पीते हैं। किसी के गिलास में पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि एक ही आदमी मुंह लगाता है। रोड सड़क बहुत बच्चे को देखते हैं हम कि सड़क किनारे चापाकल है, एक ही गिलास में पानी पी लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब है कि इन्फेक्शन फैला रहे हो तुम, अनहेल्दी हो जाओगे, क्योंकि बैक्टीरिया कहीं जगह नहीं है, हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब है हेल्थ। अब टॉपिक हमारा है हेल्थ। अब हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया, हम क्या बोले, अरे बउआ हम क्या बोले कि बउआ हेल्थ जो है वो तीन चीजों पे निर्भर करता है, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं हेल्थ के। एस्पेक्ट्स, तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला है फिजिकल फिटनेस, फिजिकल। दूसरा इफेक्ट क्या है बउआ, दूसरा है मेंटल फिट, मेंटली फिटनेस, मेंटल फिट होना चाहिए। तीसरा इफेक्ट क्या है, सोशली वेलबींग, सामाजिक तौर पे हमारा अच्छा अस्तित्व। तो ये अगर तीनों एस्पेक्ट है तो हम लोग हेल्दी हैं। चलिए देखिए क्या है, एनसीईआरटी कह रहा है कि हेल्थ डज नॉट मीन सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ डिजीज नहीं है इसका मतलब तुम हेल्दी हो, ऐसा नहीं है। तुम योगा वगैरह एक्सरसाइज करो बढ़िया से और तुम हेल्दी हो, ऐसा नहीं है। कोई गाली दे दो उसके बाद, तो मेंटली तुम नहीं ना सही हो। तो ये होता है। तो एनसीईआरटी साफ कह रहा है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज नहीं होना सिर्फ हेल्दी का निशानी नहीं है। मान लो हम ऐसे, हमको कोई बीमारी नहीं है अभी, इसका मतलब हम हेल्दी है। कैसे, हम जब तक तीनों एस्पेक्ट्स को नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम हेल्दी नहीं। समझ रहे हो ना बात को, सर समझ। चलिए, तो इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, फिजिकली कंप्लीट हम फिटनेस होंगे, मेंटली सही होंगे और सोशल वेलबींग्स रहेंगे। तो आप देखो, when people are healthy they are more efficient at work। अगर हम हेल्दी हैं, मान लो कि कभी हमको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, क्या हम काम सही से कर पाते, क्या पढ़ाई सही से हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हेल्दी होना एक बहुत बड़ी लक्षण है, हेल्दी रहना चाहिए। अब मेंटली मान लो कोई आदमी पढ़े जा रहा है, उसको कोई डिजीज नहीं है, पढ़ता रहा, लेकिन वो सोच रहा है कि यार ये आदमी मेरे कैसे बोल, अरे हम नीट का तैयारी करते थे, ये चच्चा मेरे को ऐसा बात क्यों। तो सोच रहे हो और पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई प्रोडक्टिविटी अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इफिशिएंट वर्क कब कर सकते हो, जब तुम हेल्दी रहोगे तब तो करोगे। इसीलिए लोग कहता है कि नहीं सोचो किसी का, तभी तुम अच्छा काम कर सकते हो, तभी तुम आईएएस आईपीएस डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज फिर कहीं के नहीं रहोगे। दूसरे का बात दिल पे नहीं लगाओ जब तक तुम कुछ कर ना लो। चलिए, सबका जवाब होगा, सबका जवाब वक्त आने पे मिलता है, लेकिन वक्त से पहले जवाब दोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मानो या ना। ठीक है ना, तुम कितनों सही हो, वक्त से पहले जवाब दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़िए। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी। सिंपल बात है,
सिंपल बात है ना कि अगर हम हेल्दी होंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पूरे कंट्री पे भी डिपेंड करता है कि अगर मान लो इंसान अगर हेल्दी है, कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है ना। आगे बढ़िए। अब आइए क्या है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये बैलेंस डाइट मतलब हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में है कि नहीं है, उसमें विटामिन है कि नहीं है, मिनरल्स है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, ये सारे को हम लोग मिला करके बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो जो भी भोजन तुम कर रहे हो क्या ये सब कुछ उसमें उपलब्ध है कि नहीं है, होगा तो बैलेंस डाइट। पर्सनल हाइजीन हम बोल दिए, अपना सैंपल, अपना टॉवेल, अपना सब कुछ होगा, अपना कपड़ा होगा, अपना कंघी होगा। बहुत मैक्सिमम 100% नहीं, 99% हम कह सकते हैं कि एक ही कौम से आदमी थकर लेता। हम भी थकर लिए, मेरा घर में मम्मी भी थकर ली, पापा भी कर लिए, भाई भी कर लिया, सब एक ही कंघी से केस थकर के। तो फिर ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन कहाँ हुआ? खुद का होना चाहिए सब कुछ। अगर बीमारी भी हो तो अंदर ही रह जाए, हम फैला ना सके। क्लियर है? या दूसरे को हो तो मेरे को ना हो। तो ऐसे पर्सनल हाइजीन में क्या होता है ना, पर्सनल हाइजीन में हम खुद को तो मेंटेन रखते हैं, दूसरे को भी बचा लेंगे, दूसरे को भी बचा सकते हैं, घर परिवार में हम लोग भाई बहन को भी बचा सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। या हम खुद बच सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो उसको कहीं होगा तो मेरे को ना हो जाए। हम खुद का अपना टॉवेल, अपना शैम्पू, अपना साबुन, अपना कम, ये सब पानी पानी सही से बोतल में पिएंगे। और मेनली तो या तो आप एक अपना बोतल रखेंगे और उससे पानी पिएंगे, या गिलास वगैरह जो भी रखेंगे अपना रखेंगे, ठीक है ना। प्लास्टिक से भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लास्टिक का मेंटेन नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। प्लास्टिक बोतल्स नहीं करेंगे तो प्लास्टिक ऐसे भी बैन कर दिया गया। तो प्लास्टिक से कैंसर वगैरह का ऐसा आया है कि कैंसर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल। योगा लंबे समय से आता रहा है कि योगा करना बहुत जरूरी है। योगा का समझ रहे हो? तो योगा उस टाइम से, जब हम लोग बचपन थे, बचपन में सुनते थे योगा करो, हमारे दादाजी लोग बोलते थे योगा करना बहुत जरूरी है। जैसे रामदेव बाबा को देख रहे हो, योगा करते हैं, आज फिट है वो, आज उनको तनाव नहीं है, आज वो शारीरिक फिट है। अब बॉडी बना ले, डोला सोला बना लेंगे, हम कहेंगे हम फिट हैं। डोला सोला से तुम अपने बॉडी को खराब कर रहे हो, तुम फिट कैसे हो? मेडिकल साइंस तुमको फिटनेस नहीं बोल रहा है। ये डोला सोला वाला पुलिस में जाएगा, वो फिटनेस मांगता है। मेडिकल साइंस में क्या होता है, फिटनेस रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है ना, मेडिकल ऑफिसर से सिग्नेचर लगता है कि नहीं लगता है। तो फिटनेस होना चाहिए तब ये उस जा सकता है। किसी को लंग्स में भी कोई बीमारी नहीं, को दौड़ रहा है, मतलब मैक्सिमम केस हम बताते हैं। अभी कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे आप लोग से सीनियर्स होंगे, वो मान बिहार दरोगा का एग्जाम पास कर लिए, अब उनको फिटनेस में छटा गया क्योंकि वो दौड़ नहीं पाए, क्योंकि वो स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि आपका लंग्स खराब हो सकता है, आपको थकावट हो सकता है, थक सकते हैं दौड़ने में। तो वो चीज आप बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका वाइटल्स ऑर्गन्स है वो इफेक्ट हो जाएंगे। पता है ना हमारे पास वाइटल्स ऑर्गन्स कितने हैं? 5 वाइटल्स ऑर्गन्स हैं। ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है कि नहीं है, और हार्ट है। तो हम जब स्मोकिंग करते हैं उससे हमारा लंग्स इफेक्ट करता है, जो कि हमको दौड़ने में हकम जाएंगे, जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे को फिट रहना है, तो वही चीज क्या गया, रामदेव बाबा को देख रहे हो, एकदम बेचारे फिट है, उनको फिटनेस अभी नहीं, वो फिट है मतलब बॉडी। आदमी सोचता है क्या पता है, हम कहेंगे कि फिट है, ये फिट एकदम डोला सोला होगा, एकदम जिम जाता होगा। जिम जाना जरूरी नहीं है। क्या लिख दिया अब तुम्हारा बुक, योगा करना, एक्सरसाइज करना अति आवश्यक है। जिम जाना लिखा लिख दिया, ये जिम का चर्चा किया नहीं किया। हाँ चलिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज से अवेयर रहोगे, देयर इफेक्ट से क्या हो सकता है, कहां पे कौन सा डिजीज होगा, कहां पे क्या हो सकता है। सब्जी हम लोग जो मार्केट से लेके आते, क्या उसको धो धो बढ़िया से, उसको वॉशिंग करो। जब कोरोना का पीरियड था, आप लोग को पता होगा, कोरोना का जब काल था 2020 में, तो पूरा वर्ल्ड इफेक्ट था उससे। हम इंडिया का बात कर रहे हैं, हम इंडिया में भी हम अपने बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार में भी हम अपने स्टेट का दरभंगा का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हम लोग लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या होता था, एक एक आदमी दूसरे आदमी से दूर भागता था, जैसे कि सट लो तो भेलो, वर्ड हमारे बिहारी में है कि तुम सटोगे वो बीमारी तुमको होगा। तो ऐसा बीमारी था। बाहर मार्केट से सब्जी लाता था उसको धोया जाता था, दूध लाता था उसको धोया जाता था,
तो क्या ये चीज हम रेगुलर क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? ये चीज हम हमेशा क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं ऐसे कि बीमारी आएगा तभी हम ये सब काम करेंगे? क्यों नहीं हम पहले से तैयार रहते हैं? क्यों नहीं हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरे को आने से पहले इसको खत्म कर ले? अब कोई आदमी सब्जी लाता हुआ, यकीन मानो कि 70-80% आदमी ऐसा होगा जो अब सब्जी को धोना बंद कर दिया होगा चापाकल पे। पहले जब कोरोना पीरियड था, 2020 का बात बता रहे हैं, तो मार्केट से कुछ भी आता था, पहले नीचे में था, चप्पल ये खुलता था। अब गया कोरोना, फिर मजाक बनाया, फिर एक नया वायरस लेके आया। तो आना है, जब जब तुम गलती करोगे तब तब कुछ ना कुछ घटित होगा। इसीलिए मेरे को पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। ये सारा कुछ पर्सनल हाइजीन में आता है। चलिए आगे बढ़िए। वैक्सीनेशन, वैक्सीन समझ रहे हो ना तुम लोग? वैक्सीनेशन हम लोग करवाए थे कोरोना जब हाँ कि बहुत बच्चे, तुम लोग बताओगे कितना डोज तुम लोग लियो? 1 डोज, 3 वो 2 डोज और 3rd बूस्टर डोज। कौन सा बूस्टर डोज लियो? कोई मैं जो हॉस्पिटल जाते थे, जो लोग बाहर निकलना मजबूरी था, उन लोग को बूस्टर डोज दिया गया है। दिया गया। चलिए आगे आइए। तो अचीविंग फॉर गुड हेल्थ, इसके लिए वाटर रिसोर्स देखोगे, पानी कहाँ से आ रहा है, क्या है पानी में, पानी कहाँ से तुम ला रहे हो, चापाकल से या कहीं नदी से भर रहे हो, कौन सा पानी तुम पीते हो, ये भी। आगे बढ़िए। When functioning of one or more organ of the system of body is adversely affected, एक से ज्यादा ऑर्गन हमारे बॉडी का इफेक्ट हो गया, मतलब समझ लो डिजीज हो गया। क्या हो गया? डिजीज हो गया। वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, आपको क्लियर कर दिए साइन और सिम्टम के बारे में। डॉक्टर जो चीज देखेगा उसको साइन बोलते हैं, हम जो डॉक्टर को बोलेंगे उसको सिम्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिम्टम। चलिए, तो दो तरह का डिजीज है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो फैल सकता है उसको इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, जो नहीं फैलेगा इन्फेक्शियस को हम क्या बोलते हैं? क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैल सकता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में टाइफाइड नाम सुने हुए, टाइफाइड, टाइफाइड के बाद निमोनिया, निमोनिया वगैरह सुने होंगे। ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है कि नहीं है? अरे बोलो ना, है ना? जैसे कि रिंग वार्म, क्या रे बउआ? रिंग वार्म, रिंग वार्म, चकत्ता, जिसको जैसे नोच, खुजली खुजली खाजली जो रिंग तरह का बन जाता है, ये खुजली भी फैल सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज है ये। तो ये सब याद रखोगे, हम बारी बारी करके एक एक चीज पढ़ेंगे, तो याद रखोगे ना? चलिए अब देखिए, तो देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी अस वन अस सफर्स फ्रॉम दिस। सब लोग सफर किए होगे इन्फेक्शियस से, ये हो ना, खुजली बीमारी सबको हुआ न होगा कभी ना कभी गर्मी के टाइम में, तो किए होगे, सफर किए होगे। टाइफाइड, निमोनिया, अगर नहीं भी कोई किए होगे इस दोनों से, लेकिन खुजली से तो नहीं बचे होगे। खुजली क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। तो वही एनसीईआरटी कह रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई इस इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ता जरूर है। चलिए अब आइए, एड्स, जिसमें इन्फेक्शियस का एग्जांपल है एड्स। एड्स किसका एग्जांपल है रे बउआ? ए आई एस। एड्स किसका एग्जांपल है? इन्फेक्शियस। और एड्स से क्या हो सकता है? मौत हो सकता है, फैटल हो। क्लियर है जी सर? क्लियर है? मजा आ रहा? चलिए आया तो आगे बढ़े। अब आइए, among नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। कैंसर जो है एक डेथ का मेजर कॉज है। सुने हो ना कैंसर? कि कुछ अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले चल रहा था वीडियो, व्यक्ति था कैंसर से मारा गया। चलिए समझ रहे हो कब उसको पता चला कि मेरे दिन कैंसर, आदमी का मौत हो गया। कैंसर में होता क्या एक्चुअली? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी, एबनॉर्मल ग्रोथ। और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल को हम लोग मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं?
अर्ली स्टेज में आदमी बच भी सकता है, जैसे लेट स्टेज होता है क्या होता है कि सोच सकते हो इतना आदमी कैसे झेलता होगा कि पूरा का पूरा ऐसा इफेक्ट होता है कि बाल तक झड़ जाता है तो बहुत मतलब बहुत घातक मौत है यार। तो इसीलिए कहते हैं कि एक डॉक्टर है ना, एक भगवान का रूप दिया गया है। डॉक्टर अब बचा सकता है, इसके अलावा क्या वो इंजीनियर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। मौत मुंह से निकालना एक डॉक्टर का काम है। और तुम सोचते हो कि मेरे को नीट निकाल लेंगे काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डॉक्टर बनना है, मेरे को फाइट करना है, और हम जब फाइट करेंगे तब अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। तो याद रखना बस इतना, बस मेरा इतना ही सब बात याद डालना एक मकसद नहीं है। मकसद है मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना, किसी को मौत के मुंह से निकालना है। क्या वो काम कोई और कर सकता है? क्या कर सकता है? तुम कर सकते हो। पे एक विश्वास होता है यार, के पास जाएंगे तो बच जाए। क्लियर है ना बच्चों? चलिए तो आइए आगे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग अगले टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। हम लोगों में क्या क्या कॉमन डिजीज, हम आपको बोले थे डिजीज दो प्रकार का है, एक इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्शियस। तो कुछ कॉमन डिजीज है, अब बताओ डिजीज को कॉज करने वाले, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं रे बउआ? पैथोजेन। क्या बोलते हैं? पैथोजेन। या तो ये पैथोजेन बैक्टीरिया हो सकता है, या तो ये पैथोजेन वायरस हो सकता है, या तो ये पैथोजेन फंगी हो सकता है, या तो ये पैथोजेन प्रोटोजोआ हो सकता है, और या तो ये पैथोजेन हेलमिंथ हो सकता है। आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे स्केलमेंथिस, तो स्केलमेंथिस हमारा पैथोजेन हो। तो जो भी डिजीज कॉज करता है उस इंसान का नाम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम पैथोजेन होता है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते हैं। देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ, हेलमिंथ, ये सब क्या है? पैथोजेन है। क्या है? पैथोजेन है। आगे बढ़िए। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेन आर दो से और हार्म टू होस्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द पैरासाइट, पैरासाइट कौन है? जल्दी बता, पैरासाइट मतलब क्या होता है? मेरे शरीर में रहेंगे, मेरे से भोजन लेंगे, लेंगे ना, और मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे। मोस्टली ऐसे पैरासाइट है। कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं। लेकिन मोस्टली लिखा है मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेन। मोस्ट पैरासाइट पैथोजेन होता है जो हार्म करता है हमारे बॉडी को, हमारे अंदर चला जाएगा, हमारा खाना पीना खाएगा। हाँ, हमारे अंदर जाके हमरे से खाना पीना खाएगा, हमरे से गद्दारी कर देगा। करेगा ना? करता है। देखो ना किताब क्या लिखा है। तो मोस्ट ऑफ दी पैथोजन होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। क्लियर है सर? पैरासाइट का मतलब समझ गए? समझे कि नहीं समझे? मेरे अंदर जाके मेरे पे डिपेंड जो रहेगा उसको पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए मोस्ट पैरासाइट आर देयर पैथोजेन एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन। होस्ट किसको बोलेंगे? मेरे अगर बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया है तो हम उसके लिए क्या होंगे? होस्ट होंगे, क्योंकि हम उसको खाना पीना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? खाना पीना दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं उसका। लिविंग harm to host by living or on them. The pathogen can enter our body various means. अब पैथोजेन वही पैरासाइट जो पैथोजेन बन जाते हैं, वो चाहे हमारे मुंह से जा सकते हैं, चाहे नाक से जा सकते हैं, चाहे आंख से जा सकते हैं, चाहे जिधर से भी जाएंगे हमारे बॉडी में जाएंगे। लेकिन मोस्टली कहां पे कह रहा है कि इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस, जैसे मल्टीप्लाई करेगा अंदर में जाके एंड इंटरफेयर विथ आवर वाइटल एक्टिविटीज विथ नॉर्मल एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी। नॉर्मल तरीके से रहेगा, कुछ नहीं करेगा। स्टार्टिंग में जाएगा बॉडी में और नॉर्मल तरीके से खाना पीना लेगा मेरा,
बोलेगा अरे हम तो सज्जन हैं, हमको ऐसा, मेरे बॉडी को ऐसा महसूस होगा, करवाएगा कि हम तुम्हारे फायदे के लिए हैं। चलिए, अब रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजी एंड फंक्शनली डैमेज, और मेरे को डैमेज करता रहेगा, अंदर ही अंदर हमको खोखला करता रहेगा। चलिए, पैथोजन हैव टू एडप्ट विद टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। अब जैसा मेरा एनवायरनमेंट होगा, गर्म है तो उसको गर्म रहना पड़ेगा, अगर मेरा बॉडी का जैसा एनवायरनमेंट है उसको वैसा ढालना पड़ेगा, तब तो नुकसान पहुंचाएगा। अगर मान लो हम किसी शांत बच्चा को दोस्त बनाएंगे, बदमाश को नहीं बोल रहे, शांत शांत इंसान, शांत बच्चा को अगर दोस्त बनाना तो वैसा बनना पड़ेगा ना कि बदमाशी करेंगे तो मेरा दोस्त बनेगा, नहीं बनेगा। तो उसके जैसा बनना पड़ेगा मेरे को। तो उसी प्रकार से अगर पैथोजन मेरे बॉडी में गया है तो मेरे जैसा व्यवहार करेगा, मेरा बॉडी, मेरे इंटरनल फंक्शन जैसे काम करे, मेरा बॉडी टेम्परेचर जितना है उतना पे उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, तब ये वो मेरा दोस्त बनेगा। और दोस्त बनेगा, हमला करेगा। जब तक दोस्त नहीं बना तब तक हमला करेगा, क्या नहीं करेगा? दोस्त बनाया और गद्दारी किया। तो ऐसा ही काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिखा है, पैथोजन दैट इंटर्स द गट, हमारे मुंह से इंटर किए पैथोजन, इंटर किए किए एंड वे नो सर्वाइविंग इन द स्टोमक, और पेट में सर्वाइव करना सीख लिए, क्योंकि हमारा पेट होता है, पीएच होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कितना कम मतलब पीएच होगा, समझ रहे हो? एसिड का पीएच 1.5, 1.2, 1.3 समथिंग। अब उतने पीएच में इसको रहना है, उसके लिए भी सर्वाइव करना पड़ता है बेचारे को। तो मेहनत तो ये भी कर रहा है, लेकिन गलत तरीके का ना। इसको तो सोचा है कि हम नुकसान पहुंचा के रखेंगे, गलत तरीके का मेहनत है इसका। अब देखो, अब एंड रेसिस्टिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, जब आप अभी तो खैर डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो बच्चे तैयारी किए होंगे, आप भी अगर ड्रॉपर होंगे तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यही चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे चलिए, अब क्या लिखा है, few representative member from the different groups of pathogenic organism are discussed here। तो इसी प्रकार से आपके एनसीईआरटी में कुछ पैथोजन का चर्चा किया गया है और उससे होने वाली बीमारी का चर्चा किया गया है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला बीमारी है टाइफाइड। क्या है बउआ? टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और इसका पैथोजन कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। याद रखोगे ना, सैल्मोनेला टाइफी। तो सबसे पहला बीमारी है सैल्मोनेला टाइफी। हमारा क्या है रे बउआ? पैथोजन। क्या है? पैथोजन। सैल्मोनेला टाइफी है पैथोजन। इससे होगा क्या? टाइफाइड होगा। सर अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरे को टाइफाइड है, क्या यही बोलेंगे? नहीं, तुम साइन और तुम सिम्टम बताओगे, डॉक्टर साइन का पता करेगा, उसके बाद बोलेगा अच्छा। फिर वो सोचेगा, अगर उसके दिमाग में आया होगा कि इसको टाइफाइड है, तो फिर तुमको जाएगा टेस्ट कराने भेजेगा। और कौन सा टेस्ट? सर वाइडल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। याद रखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ सकता है नीट के पेपर में कि सर टाइफाइड को पता करने के लिए डॉक्टर कौन सा टेस्ट करने भेजेगा? ईसीआर? नहीं तो क्या? बोलो क्या बोलोगे? विडाल टेस्ट। क्या बोलोगे रे बउआ? विडाल टेस्ट। चलिए, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में टाइफाइड में होता क्या सब है। क्या सब हम डॉक्टर को बोलेंगे, क्या सब हम सिम्टम बताएंगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर को एक्चुअली में फील हो जाएगा कि नहीं, इस बंदे को टाइफाइड ही होगा। और वो पता करने के लिए विडाल टेस्ट करने के लिए देखो क्या सब अगर पता करेगा। सबसे पहले क्या हो सकता है, याद रखना, उस इंसान को होगा फीवर। कितना होगा? 39 से 40 डिग्री। तो याद रखना हाई फीवर होगा। क्या होगा? हाई फीवर। कितना होगा? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस फीवर होगा सबसे पहला टाइफाइड के केस में। उसके बाद पेट दर्द करेगा। उसके बाद दूसरा होगा स्टोमैक पेन करेगा। स्टोमैक क्या करेगा? पेन करेगा। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। ये सब हम बोलेंगे सिम्टम है ये सब। कॉन्स्टिपेशन होगा। चौथा क्या है? चौथा क्या है? हेडेक होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। हेडेक होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। पांचवा नंबर क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब क्या है,
कॉन्स्टिपेशन और क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। उस इंसान को भूख मर जाएगा, भूख नहीं लगेगा। तो बोलेगा डॉक्टर के पास मान लो हम गए, हमको टाइफाइड है, मेरे को भी नहीं पता है लेकिन मेरे को ये सिम्टम पता है। हम डॉक्टर को बोलेंगे सर हमको जो है ना बुखार है 2 दिन से, बहुत ज्यादा बुखार है। और क्या है और बताएगा डॉक्टर को, और सिम्टम बोलोगे सर मेरे को जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन भी है सर 2 दिन। उसके बाद तुम बोलोगे सर और क्या, और डॉक्टर साहब को बताना होगा सर मेरे को हेडेक भी होता है सर। उसके बाद बोलोगे सर पेट दर्द करता है, और कुछ होता है तो तुम बोलोगे सर और तो हमको सर भूख नहीं लगता है सर, मेरे को भूख नहीं लगता। डॉक्टर ये सोचेगा क्या हम इस बंदे को बोले विडाल टेस्ट करने, बोलेगा बोलेगा तुम जाओ विडाल टेस्ट करो। जैसे ही तुम्हारा रिपोर्ट आएगा, डॉक्टर तो माइंड में पहले से सोच लिया था कि इसको टाइफाइड है, 100% प्रूफिंग के लिए वो क्या किया, टेस्ट करने भेजा, आ गया तुमको टाइफाइड। अब डॉक्टर बोला चलिए अब मेरे को पता चल गया कि इस बंदे को टाइफाइड है। तो तुम बताओगे टाइफाइड किससे हुआ, सैल्मोनेला टाइफी से। पढ़े होगे तब तो, जब तुम अच्छे से इस चीजों को पढ़ोगे तब तो तुम अच्छे से जवाब दे पाओगे। जी सर। अब देखो इसमें एक कहानी हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। वो कहानी है मैरी मेलोन का। किसका कहानी है, मैरी मेलोन का। एक अच्छा सा कहानी है मैरी मेलोन का। मैरी मेलोन कौन थी सर, मैरी मेलोन एक पेशे से कुक थी। मैरी मेलोन एक पेशे से कुक थी, खाना बनाती थी घर घर जाकर के। इंडिया का बात नहीं, इंडिया के बाहर का बात है। तो घर घर जाकर के ये खाना बनाया करती थी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यही टाइफाइड को बीमारी को फैलाने में इसका हेल्प था। क्या करती थी, मान लो मेरे घर में बना, इसको टाइफाइड था, टाइफाइड मैरी के नाम से जानते इसको। तो कैसे जानते हैं, टाइफाइड को टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। मान लो कुक है, तो मेरे घर को जरूरत है खाना बनाने को, हम उसको हायर कर लिए, बोले ठीक है मैरी खाना बना लो। अब वो खाना बनाई, मेरे को क्या पता उसको टाइफाइड है, उसको पता है लेकिन उसको टाइफाइड है, पता चल जाता है इंसान को। अब खाना बनाती रही, इस दिन घर में खाना बना, इसको टाइफाइड हो गया, उसको निकाल दिया गया नौकरी से, अगले घर में गई, उसको भी टाइफाइड, वहां से भी निकाली गई। मतलब एक्चुअली में ये पूरा का पूरा टाइफाइड फैला रही थी अपने कंट्री में, टाइफाइड को बढ़ोतरी कर रही थी, टाइफाइड फैला रही थी। तो याद रखना यही केस है हमारा मैरी मेलोन। कौन था, कुक। देखो यहाँ एक क्लासिकल केस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के केस में क्लासिकल केस आया है जो कि क्या किस पे बेस है, मैरी मेलोन। निक नेम इसका क्या है, टाइफाइड मैरी, जो कि सी वाज कुक, वो कुक थी, प्रोफेशन पेशे से कुक थी, जो कि टाइफाइड कैरियर थी, टाइफाइड ढोने वाली थी, टाइफाइड कैरियर। टाइफाइड कैरियर किसको बोलते, ढोना। साइकिल का कैरियर देखियो ना क्या होता है, एक और तुम बैठा सकते हो, ढो सकते हो, ढोने वाला वाहक कैरियर। और स्प्रेड करती टाइफाइड सेवरल ईयर्स, भोजन बनाते बनाते, क्योंकि वो भोजन बनाती थी कुक, टाइफाइड को फैलाती गई। चलिए तो क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है, मेरे को बताओगे कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब अगला बीमारी क्या है, अगला बीमारी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है निमोनिया। क्या है बीमारी, चलिए तो अगला बीमारी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला क्या है, निमोनिया। क्या बीमारी है, निमोनिया। आपको पूछेगा कि निमोनिया कॉज होता है बैक्टीरिया से, कौन सा बैक्टीरिया सर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसका ये पैथोजेन है। तो आपको पूछेगा निमोनिया का पैथोजेन क्या है, तो बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया का पैथोजेन है, निमोनिया का पैथोजेन है। अब देखो एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा पैथोजेन क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पहला पैथोजेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दूसरा पैथोजेन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि निमोनिया कॉज करता है। अब देखो निमोनिया के टाइम क्या होता है, निमोनिया हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, अपर नहीं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, नोजल, नाक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसके बाद हमारा ट्रेकिया। अब ये लंग्स को इफेक्ट करता है। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में क्या भर जाता है, एयर फिल्ड सैक्स, एल्वियोलाई होता है ना, इनफेक्ट दी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसका बीमारी है। तो याद रखना एज अ रिजल्ट इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई क्या होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड, पानी भर जाता है और उसमें रिस्पिरेशन में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। क्लियर है। अब सिम्टम देखो क्या क्या हो सकता है, फीवर होगा, तो फीवर एक नॉर्मल हर केस में होगा, फीवर जो है आएगा। उसके बाद चिल्स, कफ, हेडेक एक्सेट्रा, ये फीवर होगा। और रिस्पिरेशन में तो दिक्कत होगा ही, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो सांस लेने में दिक्कत होगा, डॉक्टर को बोलोगे
तो या तो वो सोचेगा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत है या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, तो लेकिन और भी सिम्टम बताओगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो निमोनिया जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज। लोअर, एल का मतलब लोअर, एल का मतलब लोअर, आर का मतलब रिस्पिरेटरी, बाय टी, का मतलब ट्रैक। तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाला डिजीज को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट यहां से आएगा तो बोलोगे निमोनिया। निमोनिया। क्लियर है? अरे बोल लो क्लियर है सर। आगे बढ़े सर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इन 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 सर्व केस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश। तो ग्रे, ग्रे से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा निमोनिया के केस में। निमोनिया के केस में यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कैसे कलर का फिंगर, हमारा नेल्स का जो फिंगर ग्रे कलर का ये बदल जाएगा ब्लूइश केस। आगे बढ़िए। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। छींकने से या उसके रुमाल यूज करने से, टॉवेल यूज करने से ड्रॉपलेट। चलिए, एयरिंग गिलास से, यूटेंसिल्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन, डिसेंट्री। अगला अब इसके बाद डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ईटीसी, ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। तो अगर तुमसे अगला और भी एग्जांपल अगर पूछेगा कि बैक्टीरियल डिजीज का बताओ, तो सबसे पहले इसके बाद है डिसेंट्री, उसके बाद है प्लेग, तीसरा है हमारा डिप्थीरिया। तो ये याद रखोगे ना? इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है तो मेरे को जानना भी नहीं है, बस जान लो ये सब है बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है? अगर बैक्टीरियल डिजीज, अगर बोलते हैं वायरल डिजीज है तो एनसीईआरटी क्या लिखा है? बैक्टीरियल डिजीज। मेरे को जानना है कि ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे आइए। अब अगला हमारा है वायरल डिजीज। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वायरल डिजीज। तो सबसे पहला, सबसे आमतौर पे जहां देखने वाला डिजीज है कॉमन कोल्ड। क्या है? कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड। तो जहां पे तुमको दिखेगा वायरल डिजीज का सबसे बड़ा निशानी कॉमन कोल्ड। अब देखो क्या होता है, चलो। मैनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन ऑफ सच ग्रुप्स ऑफ वायरस विच कॉज द मोस्ट इन्फेक्शियस इन द कॉमन कोल्ड। अगर कोई पूछेगा कॉमन कोल्ड का पैथोजेन कौन है, अगर कोई पूछेगा कॉमन कोल्ड का पैथोजेन का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? राइनो वायरस। क्या बोलोगे? राइनो वायरस। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्या करता है? दे इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पिरेटरी पैसेज। अब देखो निमोनिया, अब बच्चा कंफ्यूज यहां पे। निमोनिया वो भी डैमेज करता, सांस लेने में दिक्कत होता है, और कॉमन कोल्ड एज इट इज बीमारी है। लेकिन याद रखना निमोनिया के केस में लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन होता है, मतलब हमारा जो एल्वोलाई और लंग्स है उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें एल्वोलाई में फ्लूइड भर जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज। तो कॉमन कोल्ड क्या है? यूपीटी, सॉरी यूआरटी। क्या है? क्या है कॉमन कोल्ड? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है। यूआरटी का मतलब अपर, यू का मतलब अपर, रिस्पिरेटरी, रिस्पिरेटरी और ट्रैक, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर है? तुम नाक बहने लगेगा, नाक सांस लेने में दिक्कत होगा, तो ये लंग्स का बीमारी नहीं है, कॉमन कोल्ड का। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, आवाज में ढीलापन आएगा, करापन होगा। क्लियर है? हेडेक होगा, और विच इज यूजुअली लास्ट 3 से 7 डेज, 3 से 7 दिन तक आ सकता है। ठीक है ना? अब देखो इसमें भी कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट से फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन ड्रॉपलेट से फैलेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। आगे बढ़िए। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? मान लो ये पेन है और मेरे को कॉमन कोल्ड है, हम ठीक है, ड्रॉपलेट आएगा इसके ऊपर तो ये हो जाएगा कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड। और जैसे ही कोई और बगल वाला व्यक्ति इसको छुएगा उसको भी हो जाएगा कॉमन कोल्ड। इन्फेक्शियस डिजीज है ना, फैलेगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। चलिए आगे बढ़िए। जैसे कि एग्जांपल कीबोर्ड चला रहा है मौसम में, एग्जांपल जो बतलाया है। एंड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको कॉमन कोल्ड से सुना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिसिन नहीं तो नहीं जाएगा तो खुद से मेडिसिन लेगा। नॉर्मली केस में कॉमन कोल्ड में आदमी क्या ही करता है? खुद से मेडिसिन लेता है। निमोनिया वगैरह होता है तो जाता भी है डॉक्टर के पास। कॉमन कोल्ड में खुद से वो
मेडिसिन मार्केट में आते हैं, सीना रेस्ट, चेस्ट ऑन कोल्ड, कुछ भी ऐसे भी बीमारी है जो मेडिसिन लेकर के आदमी ठीक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज जैसे मान लो तो मलेरिया हुआ, मलेरिया, तो मलेरिया क्या है? कौन डिजीज क्या है? प्रोटोजोआ। चलिए देखिए, इन सम ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से जो डिजीज होगा तो क्या होगा? प्रोटोजोअन डिजीज। जैसे कि एग्जांपल मलेरिया के बारे में सुने होंगे, एनसीईआरटी कह रहा है कैसे होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह, इसके वजह से प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का 3 है, एक पी वाइवेक्स, एक पी मलेरी और एक पी फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या होता है? प्लाज्मोडियम 3 स्पेसीज है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया अगर तुमसे बोलेगा कि ऐसा कौन सा मलेरिया है कि आदमी मर सकता है, कैंसर हो सकता है, तो ऐसा मैलिग्नेंट मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया के रूप में आता है, उस कैटेगरी में आता है? तो बोलोगे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्लियर है? मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन फैटल, मौत हो सकता है। अब देखो, अब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो अगर तुमसे बोलेगा मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या हमारा? पैथोजन। क्लियर है? चलिए जान गए हम लोग प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। आगे आइए, अब जैसे कि देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि मान लो कैसे होता है लाइफ साइकिल? मच्छर, बहुत बच्चा को मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर एक वेक्टर का काम करता है, मच्छर एक वेक्टर। और कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। कौन सा मच्छर काम करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो एक वेक्टर का काम करता है। एक्चुअल में वो एक स्पोर्स होता है उसके मुंह में, स्पोरोजाइट जिसको। तो याद रखना ये एक लाइफ साइकिल तुम्हारे एनसीईआरटी में है। देखो एनसीईआरटी में एक लाइफ साइकिल, देखो इस लाइफ साइकिल को समझ, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को समझ। देखो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखो, मान लो कि हमारे पास स्पोरोजाइट्स है। हमारे पास क्या है बउआ? स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स, ये सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? तो ये मॉस्क्यूटो का सलाइवरी ग्लैंड, इसमें स्पोरोजाइट्स है। अब क्या होता है? ये किसी को काटा, ये मच्छर जो है इसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मोस, फीमेल एनाफिलिस मोस। अब ये काटा, ये स्पोरोजाइट इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, इसके अंदर स्पोरोजाइट चला गया, ये चला गया लीवर में। कहां चला गया? लीवर में स्पोरोजाइट। और लीवर में गया, ये मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? लीवर में मल्टीप्लाई करेगा और लीवर को डैमेज करेगा। लीवर में जाकर के स्पोरोजाइट मल्टीप्लाई करेगा और लीवर को डैमेज करेगा। और जैसे डैमेज करेगा ये ब्रस्ट करेगा और यहां से फिर बहुत सारा स्पोरोजाइट निकलेगा और ये फिर पहुंचेगा आरबीसी। कहां पहुंचेगा? आरबीसी। देखो कहीं लिखा होगा रेड ब्लड सेल। तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल इन रेड ब्लड सेल। तो लीवर में जब स्पोरोजाइट, जैसे ही मच्छर काटा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटा, तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में होता है स्पोरोजाइट, ये गया लीवर में पहुंचा। और लीवर में जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस के मॉस्किटो में सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है? स्पोरोजाइट। क्या होता है बउआ? अरे बोलो, स्पोरोजाइट। क्या होता है? अब स्पोरोजाइट्स, अब ये स्पोरोजाइट्स है। अब जैसे ही कि मच्छर इसको काटा, अब ये स्पोरोजाइट पहुंचेगा लीवर के सेल में, लीवर में पहुंचेगा, लीवर में मल्टीप्लाई करेगा और ये ब्रस्ट करेगा लीवर के सेल्स को और निकलेगा और ये पहुंचेगा फिर हमारे आरबीसी के। कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा रे बउआ? हमारे आरबीसी के पास। कहां पहुंचेगा? आरबीसी। और आरबीसी में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और एसेक्सुअली करेगा तो मेल और फीमेल बना। जी सर, मेल और फीमेल बना। अब ये चूज करेगा और गैमेट बनाएगा, गैमेट, गैमेटोसाइट्स। क्लियर है? अब फिर से काटेगा, फिर से वही मच्छर आगे काटेगा और ये गैमेटोसाइट इसकी गट में जाएगा और गट में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से। तो याद रखना इसमें 2 होस्ट होता है, एक होता है मनुष्य का होस्ट, मनुष्य के अंदर काम होता है आधा, और आधा का मॉस्किटो।
तो ऐसे केस में मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। देख रहे हो, सबसे पहले लीवर में आया, स्टेप याद करना, लीवर में गया, फिर आरबीसी में रिप्रोड्यूस किया, सेक्सुअली। यहाँ पे सेक्सुअल होता है, यहाँ पे मॉस्किटो के होस्ट में क्या होता है? सेक्सुअल। ये लगाना है। और ह्यूमन के होस्ट में क्या होता है? ए सेक्स। क्या होता है? ए सेक्स। तो ह्यूमन के होस्ट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मॉस्क्यूटो के गट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा स्टेप याद हो गया। तो इसी सैलिवरी ग्लैंड में फिर से स्पोरोजाइट है, ये स्पोरोजाइट फिर से इंजेक्ट करेगा, लीवर में आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, लीवर के सेल को डैमेज करेगा, फोड़ेगा, ब्रास्ट करेगा, निकलेगा, फिर आरबीसी में पहुंचेगा। इसी केस में आदमी को फीवर से रहता है, बुखार होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देख रहे हो, हमारे ब्लड पे अटैक किया, हमारे लीवर के सेल को ब्रास्ट किया। तो क्या ऐसे केस में मेरे को बुखार नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। जैसे ही ब्लड को पता चलेगा, ब्लड में होता है WBC, तो इसे छोड़ के ये बंदा गया आरबीसी को अटैक किया, तो किया आरबीसी, रेड ब्लड। क्लियर है? चलिए अब आइए आगे। तो याद रखना, वेक्टर का काम कौन कर रहा है? सर फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, ये जो मच्छर है, ये हमारा वेक्टर का काम कर रहा है। मच्छर जो है वेक्टर का काम कर रहा है। तो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप ह्यूमन का होस्ट है, दूसरा स्टेप मॉस्क्यूटो होस्ट है। क्लियर है? वेक्टर का काम कौन कर रहा है? सर फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। क्लियर है? अरे बोलो सर। चलिए अब हम लोग रीड करते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो, लेट्स टेक ए ग्लैंस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अगर में हम समझा दिए, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है ना प्लाज्मोडियम, पैथोजन होता है। जी सर, इंटर किया, किया इंटर। उसके बाद वो पहुंचा लीवर में, लीवर में पहुंचा, देखो है ना लिखा हुआ फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो वेक्टर का काम करता है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो क्या है रे बउआ? वेक्टर का काम करता है, वेक्टर हेड होता है स्पोरोजाइट को। चलिए अब द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लीवर में मल्टीप्लाई करेगा एंड अटैक द रेड ब्लड सेल आरबीसी, रिजल्ट इन रैप्चर्स, और द रैप्चर आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। याद रखना आरबीसी में क्या रिलीज होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स, हाई फीवर के लिए, इनिशियली every 3 or 4 days. The female Anopheles mosquito bites infected person, और फिर से एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी जिस इंसान को पहले बाइट की थी, जो स्पोरोजाइट छोड़ के रखी थी। अब ये नहीं कि वही आके बाइट करेगी, कोई भी कर सकता है एनाफिलिस, और फिर से वो मॉस्किटो के गट में चला जाएगा, अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट, और फिर से स्पोरोजाइट बनेगा। तो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के गट में होता है, एसेक्सुअल हमारे अंदर होता है। क्लियर है? चलिए, और स्टोर कहाँ होता है? सैलिवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो का सैलिवरी ग्लैंड में। चलिए आगे, अब क्या है लिखा? इट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। सिंपल बात है, मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो 2 होस्ट चाहिए उसको, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। कंप्लीट लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। और एग्जांपल याद रखना, ट्रांसमिटिंग एजेंट मतलब जो वेक्टर का काम, ढोने का काम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का है। समझ गए बात को? सर चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आइए अब देखो यहाँ, तो क्या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज द प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड ह्यूमंस व्हिच कॉज एमोबियासिस डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री। तो अगला जो एग्जांपल है प्रोटोजोन डिजीज का, वो है अमीबिया हिस्टोलाइटिका। प्रोटोजोन पैरासाइट है, क्लियर है? पैथोजन है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? पैथोजन। क्या है? क्योंकि क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री। क्या कॉज करता है? अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम याद रखना, क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड्स। स्टूल जब पास करेगा उसमें से ब्लड निकले। ठीक है? बहुत मतलब बीमारी थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता है, और स्टूल जब पास करेगा ब्लड निकलेगा, तो थोड़ा सा एक मतलब हिम्मत की काम है कि सुबह सुबह आदमी जाएगा और और वो इस बीमारी से जूझ रहेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। चलिए तो याद रखना, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। तो ढोने वाला इस बीमारी को, सबसे पहले पैथोजन तो होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इस बीमारी को ढोने के लिए कैरियर का रूप कौन लेता है? हाउस फ्लाई, मधुमक्खी।
इसलिए लोग कहता है खाना ढक के रखो, कभी भी खाओ खाना को ढक के रखो, नहीं तो मधुमक्खी जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का कैरियर है, अमीबिक डिसेंट्री का कैरियर है, तो बीमारी कॉज कर देगा। फिर लेते रहना, कॉन्स्टिपेशन से जूझना, म्यूकस आएगा स्टूल के साथ, ब्लड आएगा तो जूझते रहना। तो इससे बचना है, खाना ढकना है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या है? ये समझ गए? तो वही चीज लिखा हुआ, कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, फूड कंटेनिंग कंटामिनेटेड फीकल मैटर्स, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। फीकल मैटर कंटामिनेटेड है, उस फीकल मैटर पे मधुमक्खी बैठती है, वही खाना पे आके बैठ, तो मधुमक्खी का कोई जगह फिक्स है यार, कहीं भी बैठ सकती है ना। कोई आकर के मेरे खाना में बैठेगी, जाहिर सी बात है बीमारी कॉज करेगी। कौन सा बीमारी होगा? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या एस्कैरिसिस, क्या एस्कैरिसिस? एस्कैरिसिस को क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वार्म। क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वार्म। पूछेगा, नीट में पूछ सकता है। और विचरेरिया फ्लेरियल वार्म। विचरेरिया को क्या बोलते हैं? फ्लेरियल वार्म। ये क्या है? ये हेलमेंथिस डिजीज। क्या है? हेलमेंथिस कॉज करने वाले डिजीज। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। एस्कैरिसिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरिसिस। तो एस्कैरिस जो है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है? एस्कैरिसिस। सिम्टम क्या है? तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज का, और मौत भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल पैसेज अगर ब्लॉक हो गया तो खाना पीना कहाँ, एब्जॉर्प्शन कहाँ, मौत हो सकता है इंसान का, याद रखना। The egg of parasite are excreted along with the feces, मलमूत्र के माध्यम से, an infected person which contain contaminated soil, water, plant, etc. क्लियर है? A healthy person acquires this infection through the contaminated water, vegetable. सिंपल बात है। तो वही चीज है कि कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी पानी है, वेजिटेबल है, कहाँ पे बुझाया गया है। ऐसा नहीं ना कि जहाँ पे हम लोग फिशेस गांव घर में होता है, फीकल मैटर निकाला जाता है, वहीं पे सब्जी उपजा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, चांस होता है, क्या पता इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर हो, इन्फेक्टेड आदमी इस बीमारी से ग्रसित हो और उसका फीकल मैटर सब्जी में वगैरह वहाँ पे उपजाया गया हो, और उस सब्जी को हम लोग खाएंगे, होगा ना। या मान लो कि मधुमक्खी फीकल मैटर, जिस जो आदमी कंटामिनेटेड है, वहाँ पे मधुमक्खी उसके फीकल मैटर बैठी हो, आ जाएगी मेरे भोजन में, तो उससे हो सकता है। तो ये सबसे बचना है, ये सबसे क्या करना है बाबू? बचना है। क्लियर है? समझ गए ना? तो याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है। और ये देखते हो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ वन लोअर लिम्ब, इस बीमारी का नाम क्या है? अब देखो, इस ये जो इंसान को देख रहे हो, ये जो लिम्ब जो है फूल गया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाथी पांव, एलिफेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटेसिस। क्लियर है? क्लियर है? बीमारी का नाम क्या है? एलिफेंटेसिस। क्लियर है? तो बस इतना यकीन मानो कि ट्रस्ट मी, आई एम अ फ्यूचर, मेरे को डॉक्टर बनना है, अभी हम डॉक्टर हैं, पढ़ना है, डिग्री बस बाकी है, डिग्री नहीं ली है, बाकी तो हम डॉक्टर हैं, है कि नहीं? बोलो ना। बस आज की क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में, और भी इंटरेस्टिंग एलिफेंटेसिस को कंटिन्यू करेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, एक्चुअली डिजीज क्या होता है हमने आज समझा। के बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में इम्यूनिटी होता क्या है, कितने प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं, और इम्यूनिटी का रोल क्या हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए बच्चों, गुड बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट, हैं कल।